गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, पिछले वीडियो में आपको राजस्थान की आधारभूत संरचना के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और उसके तहत हम राजस्थान का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्थान है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी हमने बात की थी, जिसमें विद्युत से संबंधित आंकड़े जो हैं उन पे हमने चर्चा की थी। आधारभूत संरचना में हमने मुख्य रूप से शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इनकी हमने चर्चा की थी। तो हम विद्युत की जब हम कंपेयर करते हैं तो विद्युत के संदर्भ में जो गुजरात है वो लगभग 908.1 किलोवाट्स घंटे औसतन रूप से प्रति व्यक्ति उपभोग करता है। राजस्थान का स्थान इसमें 11वां स्थान आता था और राजस्थान में 328 किलोवाट्स घंटे औसत रूप से एक व्यक्ति विद्युत उपभोग करता है। जबकि राष्ट्रीय औसत की अपन बात करें तो राष्ट्रीय औसत जो विद्युत का है वो समस्त भारत का 411 किलोवाट्स घंटे प्रति व्यक्ति है। इसकी सबसे दयनीय स्थिति यदि भारत में देखी जाए तो सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग का जो स्तर है वो बिहार का है, जिसमें 44.6 किलोवाट्स घंटे प्रति व्यक्ति औसत उपभोग किया जाता है। तो छात्रों, यहाँ विद्युत की दृष्टि से राजस्थान भारत में एक औसत रूप से मध्यम श्रेणी का राज्य है, क्योंकि हमारे हिस्से की हम ज़्यादातर विद्युत जो है वो दूसरे राज्यों पर निर्भर है और हम उनसे आयात करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत का स्वरूप बदल रहा है उस प्रकार से राजस्थान का स्वरूप भी इस क्षेत्र में बदल रहा है और काफ़ी चेंजेस इसमें आ रहे हैं। पहले की तुलना में इसमें हमारी निर्भरता कम होती जा रही है अन्य राज्यों पर। अब हमारे यहाँ पर काफ़ी थर्मल पावर उनको सरकार के द्वारा स्थापित करके विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और जिन गाँवों में विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है, दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ प्रत्येक घर को हमारी सरकारों के द्वारा बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। तो पहले की तुलना में जब पहले के सूचकांकों को यदि हम देखते हैं और वर्तमान सूचकांकों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पहले की तुलना में आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में विद्युत को पहुंचाकर लोगों को इसके उपभोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके बाद यदि हम अगले बिंदु पर चर्चा करें तो दूसरा है सड़कों में राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है। चूँकि सड़कों में राजस्थान की ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, औसत से यदि हम देखेंगे तो जो सड़कों का औसत बनने का जो तरीका है या उसकी जो मात्रा है उसकी तुलना में राजस्थान का औसत सड़क बनने में काफ़ी कम है। सड़क किसी भी क्षेत्र या राज्य के विकास की आधारभूत संरचना का सबसे मुख्य पार्ट होता है, या यूँ कहें विकास की रीढ़ होती है कि जिन राज्यों की सड़कें मजबूत होती हैं वहाँ का विकास बड़ी तेज़ी से होता है। उस क्षेत्र में आर्थिक जो विकास है वो अन्य राज्यों की तुलना में आपको तेज़ी से मिलेगा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ 2006-7 के अंत में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की जो लंबाई है वो 50.7 किलोमीटर रहने का अनुमान है। यदि इसको हम भारत का औसत 100 मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में यदि औसतन रूप से 100 किलोमीटर सड़कें बनती हैं तो 2006-7 के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो भारत में ये लगभग आंकड़ा 50.7 किलोमीटर रहने का अनुमान है। वर्तमान में इस स्थिति में वृद्धि हुई है, अब ये 76.47 के आसपास किलोमीटर है। तो पहले की तुलना में तो सड़कें तेज़ी से बनने लगी हैं, लेकिन अभी भी यदि हम देखें तो औसत रूप से राजस्थान में सड़कों का जो बनने का आकार है या तरीका है वो औसत राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम है। राष्ट्रीय औसत 102.92 किलोमीटर आंका गया है, अतः राज्य में सड़कों की लंबाई भारत की तुलना में काफ़ी कम है। इसके बाद अपन इसमें चर्चा करें तो रेल मार्ग की अपन बात करते हैं। 31 मार्च 2001 के अंत में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रेलवे की लंबाई हम तालिका से देख सकते हैं, जिसमें राज्य में 100 किलोमीटर पर लगभग 17.32 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। राजस्थान में गुजरात की अपन बात करते हैं तो गुजरात में लगभग ये औसत जो है वो लगभग 27.10 का है किलोमीटर। पंजाब में देखें तो 41.73 जो सबसे ज़्यादा है। यदि हम राज्यों में कंपेयर कर रहे हैं तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर रेल का जाल बिछाना या रेल
कि पटरियां बिछाने का जो आकार है, औसत आकार है, वो पंजाब का सर्वाधिक है। राजस्थान पंजाब की तुलना में काफ़ी नीचे है। बिहार में 36.55 रहा है और पश्चिम बंगाल में 41.26 किलोमीटर रहा है। तो पश्चिम बंगाल पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर आता है रेल के जाल के दृष्टिकोण से, बिहार का तीसरा स्थान आता है और पंजाब का पहला स्थान आता है। और इस दृष्टि से हम काफ़ी पुअर हैं, काफ़ी निम्न श्रेणी में आते हैं और हमारा रेल लाइन बिछाने के दृष्टिकोण से सबसे अंतिम स्थान आता है, लास्ट स्थान राजस्थान का आता है। तो छात्रों, इस ओर हमें हमारी सरकार को ध्यान देना होगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राजस्थान में रेल का विकास करना होगा, रेल लाइनों का जाल बिछाना होगा, क्योंकि ये सूचकांक तो ये बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जो रेल लाइन की स्थिति है उसमें ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। यहाँ यदि हम बात करें तो दिल्ली राज्य में रेलवे को लंबाई है वो 134.63 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर रही है। मतलब संपूर्ण भारत में दिल्ली का रेल बिछाने का जो किलोमीटर का भाग है वो सर्वाधिक है। वैसे राज्यों की दृष्टि से यदि अपन बात करते हैं तो इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान आता है और यदि हम संपूर्ण क्षेत्रों की स्थिति की बात करते हैं तो फिर दिल्ली सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है या बड़ा हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ इस स्थिति में 134.63 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर रही है इस पर। तो रेल के दृष्टिकोण से राजस्थान में भी काफ़ी संभावनाएं भी हैं और विकास करने की आवश्यकताएं भी हैं, इसलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को अधिक ध्यान देना होगा। छात्रों, अगला जो हमारा बिंदु है वो है शिक्षा। राज्य में साक्षरता का अनुपात काफ़ी कम है। जो राज्य शिक्षा की दृष्टि से अग्रणी राज्य होता है उसमें मानवीय संसाधन या मानवीय का जो विकास है वो स्वतः ही होता है, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से भी हमारा राज्य काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारे राज्य का शिक्षा की दृष्टि से अंतिम से दूसरा स्थान आता है। अंतिम से दूसरा स्थान का मतलब है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर बिहार राज्य है और उससे पहले राजस्थान का स्थान आता है। राजस्थान में 2001 के आंकड़ों की बात करते हैं तो शिक्षा का जो प्रतिशत रहा है वो 60% था, लिटरेसी रेशियो हमारा, जो 2011 में बढ़कर 67% या 66.66% हो गया है। तो शिक्षा की दृष्टि से भी अभी प्रबल काफ़ी ऐसी संभावनाएं हैं जिनको हमें प्राप्त करना पड़ेगा और राज्य को शिक्षा के दृष्टिकोण में आगे लेकर जाना होगा। विशेष तौर पर आपको महिला साक्षरता दर, जिसमें हम काफ़ी अंतिम स्थान पर हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अंतिम जो राज्य संपूर्ण जो राज्य हैं उनमें सबसे अंतिम स्थान हमारे राज्य का आता है। 53% के आसपास 2011 में हमारा महिला साक्षरता दर रहा है। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए ताकि हमारा महिला साक्षरता दर जो है वो बढ़ सके। अब देखिए छात्रों, यहाँ राज्य में साक्षरता का जो अनुपात काफ़ी कम रहा है। 2001 में राज्य की कुल साक्षरता दर 60.4% रही थी, जो मैंने आपको बताया अभी, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो है वो 75.7% थी तथा महिला साक्षरता दर इसमें 2001 में 43.9%। ये 2001 के तथ्य हैं। 2011 की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर यहाँ 80% हो गई है और महिला साक्षरता दर लगभग 53% हो गई है। तो दोनों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन अभी भी अधिक वृद्धि की हमें ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। तो हमें इस और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 1991 में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो साक्षरता स्तर था वो 38.4% था। 2001 में बढ़कर 60.4% हो गया और 2011 में बढ़कर 66.67 के आसपास ये हो गया है। तो इसमें सुधार तो आ रहा है जिस प्रकार से राज्य आगे बढ़ रहा है। जबकि हम औसत की बात करते हैं तो 2011 में भारत का जो औसत है साक्षरता का वो 74% है। तो 74 की तुलना में 67% जो राज्य का साक्षरता स्तर है
वो काफ़ी कम है, इसलिए हमें औसत से आगे इसमें निकलना होगा। तो हमारे यहाँ पर शिक्षा की जो संभावना है उनको और देखना होगा और उनको बढ़ाना होगा। तो शिक्षा की दृष्टि से भी राज्य जो है वो ज़्यादा अपने अच्छे स्थान पर नहीं है। विशेष तौर पर महिला साक्षरता की अपन बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा अपन को बल देना होगा। छात्रों, इसके साथ अपन स्वास्थ्य सूचकांकों की यदि बात करें तो स्वास्थ्य सूचकांकों में भी राज्य का अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में विशेष तौर पर केरल मॉडल की बात की जाती है। शिक्षा की दृष्टि से भी केरल एक अग्रणीय राज्य है, जहाँ का औसत शिक्षा दर 2011 के 95% है, जो हमारे राज्य और औसत से काफ़ी अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी इन सूचकांकों को बढ़ाने की संभावनाएं हैं या ज़रूरतें हैं। अब हम स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य में मुख्य रूप से हम जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर की बात करेंगे। तो पहले इन एस्पेक्ट को समझना होगा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है एक व्यक्ति की औसत जीने की आयु। एक व्यक्ति औसतन कितना जीता है वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। तो जितना अधिक विकसित राष्ट्र होते हैं, जितने अधिक विकसित देश हैं, उनकी जीवन प्रत्याशाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ के स्वास्थ्य मानक अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा जीवन को जी पाते हैं। हमारा राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा जो है वो लगभग 67 वर्ष है। आज़ादी के समय वो 32 वर्ष थी, जो बढ़कर वर्तमान में 67 वर्ष। इसमें महिला जीवन प्रत्याशा जो है वो ज़्यादा है पुरुष की तुलना में। इसके बाद हम शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं। 1000 शिशुओं के जन्म के समय मरने वाले शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। स्वस्थ माताएं होती हैं, वो स्वस्थ शिशुओं को जन्म देती है। तो जिन देशों में, जिन राज्यों में माताओं को पूरा पोषण मिलता है, जो स्वस्थ शिशुओं को जन्म देती है, वहाँ शिशु मृत्यु दर कम होती है। तो इसका आकलन भी हम 1000 पर करते हैं। जो 2001 की यदि अपन बात करते हैं तो शिशु मृत्यु दर राजस्थान का लगभग 67 था, जो वर्तमान में 2011 में 47 रह गया है। और 2020-21 की यदि बात करते हैं तो ये लगभग 41 है। कहने का मतलब यह है कि इस मानक में राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। शिशु मृत्यु दर को हमने अधिक मात्रा में नियंत्रित किया है। जो बच्चे कुपोषण के शिकार होकर या जन्म के समय इस प्रकार की अनियमितताएं और अनियंत्रण होने से शिशुओं की जो मृत्यु हो जाती है, उसमें हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो स्वास्थ्य विभाग है, इसने टेक्नोलॉजी का और जो स्वास्थ्य के अच्छे जो मानक हैं उनका विकास किया है, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। जन्म दर की हम बात करते हैं तो जन्म दर जो है प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले वर्षों की औसत दर होती है ये भी। इसी प्रकार मृत्यु दर भी प्रति 1000 पर मरने वालों की औसत उम्र होती है, मरने वालों की संख्या होती है। इन दोनों का आकलन भी 1000 पर ही किया जाता है। तो छात्रों, जीवन प्रत्याशा में, शिशु मृत्यु दर में, जन्म दर में और मृत्यु दर में, इन सब में ये चारों जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, इन चारों आंकड़ों में राजस्थान का हम भारत की अर्थव्यवस्था में अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत के साथ हम इसका कंपेयर करेंगे। तो 2001 की स्थिति को यदि हम आकलित करते हैं तो राजस्थान का जीवन प्रत्याशा 61.2 वर्ष था, जबकि भारत का ये 62.3 वर्ष था। अब राजस्थान का भी इसमें बढ़ा है, 65 वर्ष हो गया है, और भारत का भी ये बढ़ा है, 67 वर्ष हो गया है। अब नवीन तथ्यों की यदि अपन बात करते हैं तो नवीन तथ्यों में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा जो औसत आयु है उसमें भी वृद्धि हुई है, और जो भारत की औसत आयु है उसमें भी वृद्धि हुई है। दोनों स्थितियों में वृद्धि देखी गई है। तो ये सूचकांक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से राजस्थान की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है या कम है। अब यदि हम इसी में केरल की बात करें तो केरल का जो जीवन प्रत्याशा है वो सभी राज्यों से श्रेष्ठ है, क्योंकि केरल का विकास मॉडल एक आदर्श विकास मॉडल है। इसमें सभी प्रकार के मानक, चाहे वो शिशु मृत्यु दर के हों, जन्म दर के हों, मृत्यु दर के हों, साक्षरता के हों, स्वास्थ्य के हों, किसी भी मानक की नियम बात करें तो केरल मॉडल की बात की जाती है। केरल में ये सभी मानक श्रेष्ठ होते हैं। जब राजस्थान में 2001 में जीवन प्रत्याशा जो है वो 61.2 वर्ष थी, तब केरल में 71.3
वर्ष थी। अब राजस्थान में 66 वर्ष हो चुकी है, तो केरल में बढ़कर ये 77 वर्ष हो गई है। तो कहने का मतलब औसत रूप से केरल सभी राज्यों से काफ़ी आगे है। शिशु मृत्यु दर की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में 2001 के आसपास 67 था, 2011 में 47 वर्ष इनकी संख्या 47 हो गई है प्रति हजार पर। तब भारत में 2001 में 57 प्रति हजार पर था, और उस समय केरल में शिशु मृत्यु दर जो था वो 15 प्रति हजार था। मतलब 1000 पर 15 शिशुओं की मृत्यु होती थी, जो हमसे लगभग 4 गुना कम है। राजस्थान में केरल की तुलना में 4 गुना ज़्यादा मृत्यु होती हैं, इन्फेंट रेट की हम बात कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें सुधार की ज़रूरत है कि शिशुओं की मृत्यु कम से कम हो। इसके लिए हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, हेल्थ के संदर्भ में नए रिसर्च को विकसित करना पड़ेगा, नए प्रकार के जो हमारे मानवीय संसाधन हैं हेल्थ के संदर्भ में, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी, और शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर एक जन जागृति को पैदा करना पड़ेगा। जब इस प्रकार की स्थिति को हम अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ इस मानक में सुधार देखने को मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2001 में ये 67 था, इसकी संख्या 1000 पर, जो घटकर 2020-21 में 41 हो गया है। जन्म दर, चूँकि राजस्थान एक जनाधिक्य राज्य की स्थिति को लेकर चल रहा है, यहाँ जन्म दर पिछले 3 दशकों से काफ़ी अधिक बढ़ रहा है। 2091 से 2001 के दशक की बात करते हैं तो राजस्थान का जो जन्म दर था या जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो लगभग 28% के आसपास थी, और 2001 से 2011 की बात करते हैं तो ये 21.64% के आसपास थी। और अब 2011 से 21 के आंकड़े, वास्तविक आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन यदि हम अनुमानित बात करें तो लगभग ये 18-19% के आसपास रहेगी। 115 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या बढ़ी है, 1,15,00,000 के आसपास ये जनसंख्या हमारी बढ़ी है। तो जन्म दर की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो जन्म दर था वो 28.3 था 2001 में, जो अब वर्तमान में 22% के आसपास है। उस समय भारत का जन्म दर 23.5% था, और केरल मॉडल की जो बात कर रहे हैं हम तो वो 14.9% था। तो छात्रों, जन्म दर के दृष्टिकोण से राजस्थान का जो जनसंख्या है वो ज़्यादा गति से बढ़ रहा है। ज़्यादा यहाँ जन्म दर होने से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण जनाधिक्य की स्थिति बन रही है। तो हमें यहाँ भी केरल मॉडल को अपनाना पड़ेगा, और उससे सीख लेकर हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा। वैसे सरकार का वर्तमान परिस्थितियों में फोकस भी रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बने, तो उस नीति पर सरकार काम भी कर रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में चीज़ देखने को मिलेगी अपन को कि जन्म दर जो है उस पर नियंत्रण देखा जाएगा। दूसरा है मृत्यु दर, 1000 पर मरने वालों की संख्या, तो ये लगभग 6.9% था 2001 में राजस्थान का। भारत का जो था वो 7.5 था, तो भारत के औसत से राज्य का मृत्यु दर औसत आंकड़ा जो था वो कम है, जबकि केरल का ये 6.7% था। तो इस दृष्टिकोण में राजस्थान की स्थिति संतोषजनक है, ठीक है, लेकिन अभी और भी सुधार की ज़रूरत है। यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाए, जिससे इस प्रकार के जो परिणाम हमें मिल रहे हैं उनमें सुधार देखने को मिले। इसके अलावा छात्रों देखिए, 27% बच्चे इस दायरे में आते हैं जो काफ़ी उच्च स्थान लिए हुए हैं। सर्वेक्षण के आधार पर 2005-06 में 6 से 35 महीने से आयु से नीचे वाले 80% बच्चे खून की कमी के शिकार राजस्थान में पाए गए हैं। इसका मतलब उनका पोषण ठीक नहीं रहा है, वो कुपोषित बच्चे रहे हैं। तो उनके पोषण को सुधार कर एक स्वस्थ जनसंख्या को हमें राज्य में बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे राज्य का जो स्वास्थ्य का मानक है उसमें सुधार देखने को मिले। इसके अलावा छात्रों, आगे हम अगले बिंदु की बात करें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अगला बिंदु हमारा आएगा बैंकिंग सुविधाएं। तो बैंकिंग सुविधाओं में हम कंपेयर करें राज्य वाइज और औसत क्या रहा है, तो बैंकों की संख्या का प्रतिशत, बैंकों में जो भारत के अंदर कुल बैंक हैं उनका लगभग 5.6% ये राजस्थान में बैंक स्थापित हैं, और बैंकिंग दृष्टि से राजस्थान का पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर 12वां स्थान आता है। हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इस स्थिति में सर्वाधिक प्रथम स्थान को या सबसे बड़ा राज्य बनता है,
जहां लगभग कुल बैंकिंग संरचना का 13.3% बैंक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो 5.2% बैंक काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 5.4% बैंक काम कर रहे हैं। केरल में 11% बैंक काम कर रहे हैं। इसका मतलब केरल का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है, और दूसरा स्थान इसमें पंजाब का आता है जहां 11.1% बैंक क्रियाशील हैं। तो पहले स्थान पर हिमाचल है 13.3 के साथ, राजस्थान का 12वां स्थान आता है, दूसरे स्थान पर पंजाब है और तीसरे स्थान पर केरल है। तो इस प्रकार से ये सारे तथ्यात्मक जो मैंने बात की है, इन तथ्यों के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिणाम है वो मिश्रित है। मिश्रित का मतलब है वो लगभग मिला जुला सा इसमें परिणाम रहा है। किसी मानक में राजस्थान श्रेष्ठ है, किसी मानक में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जिन मानकों में हम पिछड़े हुए हैं उनमें इस प्रकार से हमें काम करना होगा, हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा ताकि हम उनमें वृद्धि करके हम हमारे राज्य को आगे बढ़ा सकें, इंडियन इकोनॉमी में उसका स्थान मुख्य स्थान दिला सकें। तो कुछ इस प्रकार के जो जनसंख्या बढ़ने या शिशु मृत्यु दर ज़्यादा, ये इस प्रकार की जो कमियां हैं या बुराई हैं, इन पर हमें नियंत्रण करना होगा। और विशेष तौर पर जो भौगोलिक विषमता हमारे राज्य के साथ है, जैसा कि मैंने पहले कई वीडियो पहले भी आपको बताया था कि हमारे राज्य का अधिकांश जो भाग है, क्षेत्रफल है, वो 61% के आसपास मरुस्थलीय है। तो ऐसी दशा में राज्य को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, केंद्र सरकार को, कि हमारे राज्य को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और विशिष्ट राज्य का जब दर्जा मिलेगा राजस्थान को, तो निश्चित तौर पर हमें अनुदान और बजट केंद्र सरकार से ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से हम हमारा आधारभूत संरचना का विकास भी कर पाएंगे, हम शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास भी कर पाएंगे, और अन्य प्रकार की जो कमियाँ हैं उनमें जन जागृति फैलाकर हम हमारे राज्य का विकास कर पाएंगे। तो छात्रों, यहाँ इस वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कहाँ स्थिति प्राप्त करती है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था। इसको मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर आपको डाला है, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा इसको माना है। तो आप इस पर ध्यान दें।